जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अंजू महाराज जी, जो वर्तमान में डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि हम इनके क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल तो जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर आज बेबाकी से इनके साथ हम रूबरू होने वाले हैं, पूछने वाले हैं। और हम चाहेंगे कि अंजू महाराज जी के तरफ से जो जवाब मिले वो हमारे दर्शक ही नहीं, पूरी बिहार की जनता उस पर क्लैरिटी चाहती है, जानना चाहती है और उसी का जवाब मिले। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम शुरू करें सवाल का, जो हमारी फहरिस्त है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। हाँ, लेकिन इस बड़ी फहरिस्त का हम शुरुआत करें उससे पहले मैं अभी लेटेस्ट घटना पर ये करता हूँ कि आज अभी पटना में बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है, वो भी गांधी मैदान थाना से महज कुछ डिस्टेंस पर। और ऐसे में जो विपक्षी पार्टी अभी आपकी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा कर रही है, तो इस पर आप अभी क्या कहेंगे और किस नजरिए से देखेंगे? जबकि विगत के कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी कुछ दूरी पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, तो ऐसे में तो लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि जो कल दुखद घटना घटित हुई पटना के शहर में, बहुत खेद प्रकट करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से किसी भी समाज के लिए या सरकार के लिए अपराध कारित होता है तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और हमारे लिए भी ये चुनौती है। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि विपक्ष को क्राइम लॉ एंड ऑर्डर पे बोलने की क्या उसके पास नैतिक पात्रता है? बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये वही बिहार है जब उनके विपक्ष का शासनकाल था तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जंगल राज कहा था। 90 के दशक में जंगल राज की संज्ञा दी थी। कानून व्यवस्था की अगर बात करते, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था कहते किसे है उनको पता भी नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का जो शासन है, यहाँ कानून व्यवस्था यहाँ है, कोई भी अपराध शून्य समाज की आप कल्पना नहीं कर सकते। विश्व में कहीं भी आप देखेंगे अपराध होता ही कि मनोवृत्ति की है, ह्यूमन एक मनोवृत्ति है, उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन और जब कानून के राज की बात हम करते हैं तो इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति तो साहस करता है कानून का उल्लंघन करने का, अपराध करने का, तो हमारी सरकार बिना किसी हस्तक्षेप के, किसी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं या किसी भी ताकत का हस्तक्षेप नहीं होता, कानून फ्री होकर के ऐसे अपराधियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई इमीडिएट करती है। और हम लोग तो चुनौती देते हैं। 20 वर्षों का ऑलमोस्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन चल रहा है, एक सिंगल उदाहरण विपक्ष या कोई भी ला करके दे दे कि अगर ये घटना घटित हुई है, अपराध हुए जिसमें सत्ता का हस्तक्षेप रहा है। ये वो दौर नहीं है जहाँ पे मुख्यमंत्री के आवाज से अपराध और अपराधियों को नियंत्रित किया जाता है। और ये मैं नहीं कहती, उन्हीं के परिवार के लोग इस बात को कहते हैं कि उस दौर में सीएम हाउस से अपराध और अपराधियों को नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। तो ये सही बात है कि ये चुनौती हमारी सरकार के लिए, दुखद घटनाएं घटित हुई है, लेकिन विपक्ष को नैतिक पात्रता बिल्कुल ही नहीं इस विषय पे बोलने के लिए। और हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून का राज है, वैसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कानून फ्री होकर के करता है। जी बिल्कुल मैम, जो कह रही है ये बात है। हालांकि अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि गोपाल खेमका मर्डर केस में एसआईटी की गठन कर दी गई है और जांच चल रही है और बहुत जल्द अपराधी को गिरफ्त में लिया जा सकता है। अब आइए हम जो मैम सबसे बड़ा सवाल जो है और जो सबसे मेन मुद्दा है आपकी पार्टी को लेकर के, वो है बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, जिसके लिए हर पार्टियां कमर कस करके मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में सत्ता में आने के लिए आपकी पार्टी की रणनीति और मुख्य एजेंडा क्या है, जबकि आपकी सहयोगी पार्टियां भी आपके साथ वफादार की भूमिका निभा रही हैं? मुख्य एजेंडा क्या है? आपका 2 सवाल इसमें है। एक है कि हमारा मुख्य एजेंडा यानी कि एनडीए का मुख्य एजेंडा क्या? एनडीए नहीं, जदयू का मुख्य एजेंडा क्या है? हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए चुनाव लड़ेंगे, जदयू और अकेले नहीं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैम दूसरा सवाल ये है कि आपकी सहयोगी पार्टी वफादार नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। आपकी इन बातों से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। एनडीए हमारा इंटैक्ट है। हम इन बिटवीन तमाम हमारे घटक दल, 5 पार्टियां हैं हमारी, इन बिटवीन हमारे तमाम घटक दल एनडीए के बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है इस बात को लेकर के। एक हमारे बिहार को विकसित और समृद्ध बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने को लेकर, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है।
एक परसेप्शन जरूर हो सकता है। आप लोग ने ये सवाल किया था, एक परसेप्शन विपक्ष के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप ये सवाल आपने लिया। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से, इन बिटवीन एनडीए के तमाम घटक दल कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है बिहार के डेवलपमेंट को लेकर। अब हमारा एजेंडा क्या होगा? 2005 से ही आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर के चलती हूँ, जब बिहार के आवाम ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दिया था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी अपने मुस्तकबिल के लिए और बिहार के मुस्तकबिल के लिए। और जो बिहार में अंधेरा छाया हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस अंधेरे को कोसा नहीं, बल्कि एक ऐसा चिराग जलाया, एक ऐसा दिया उन्होंने जलाया जो न सिर्फ बिहार को रोशन किया बल्कि राष्ट्रीय पटल पे भी बहुत सारी मिसाल बनी और एक मॉडल स्टेट के तौर पे डेवलपमेंट को लेकर के बिहार स्थापित हुआ है। तो हमारा एजेंडा और वही एजेंडा जो विकास और न्याय के साथ सबका विकास, सुशासन, गुड गवर्नेंस, यही हमारा एजेंडा भी है। यही कारण है कि 2005 के बाद से जो बिहार हमारा बदहाल बिहार मुख्यमंत्री जी को मिला था, उस बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने विकासशील बिहार और अब समृद्ध और सशक्त बिहार केंद्र की मदद से बहुत तेजी से बिहार आगे बढ़ रहा है। आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे जो मैं बात बोलने जा रही हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के दिशा में आप देखते होंगे, सड़कों का जाल बिछा है बिहार में, पुलियों का निर्माण हुआ है। अगर आप जो व्यक्ति 10 साल 15 साल बाहर रहा है, वो आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता को भूल जाएगा। एक्सप्रेसवे सब बन रहे हैं, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की जा रही है, बिजली आपको निर्विवाद बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय और 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से बिहार में न सिर्फ आधारभूत संरचना का विकास बल्कि मानव विकास की दिशा में भी बेजोड़ और बेमिसाल काम किया, जो राष्ट्रीय पटल पे, न सिर्फ राष्ट्रीय पटल पे बल्कि वैश्विक स्तर पे भी विमर्श का विषय बना। विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, सोचिए किसी पिता की, मुझे मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, साहस नहीं था कि किसी बेटी को अपने साइकिल पे चढ़ा करके कहीं भेज दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो विजन था बेटियों को लेकर के, जिसे मिशन मोड में काम किया। आज बेटियां साइकिल पे चढ़ करके स्कूल जा रही हैं, एक यूनिफॉर्म में जा रही हैं। जब बच्चियां ब्लू यूनिफॉर्म में पहन करके जाती है तो पत्रकार महोदय आप नहीं उसमें अंतर कर पाएंगे कौन अगले की बेटी कौन कौन। तो एक जो समानता की अवधारणा देश के संविधान के प्रियम्बल में रही, वो मुख्यमंत्री जी ने अपनी नीतियों के माध्यम से उसको जमीन पर उतारा है। जब बेटियां साइकिल पे चढ़ करके स्कूल कॉलेज जा रही है अपने मुस्तकबिल के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए, तो आप समझ सकते होंगे कि कानून व्यवस्था कितना सही है। माता पिता के मन में अब वो खौफ नहीं है जो 2005 के पहले हुआ करता था कि मेरी बेटी गई है, 4 से ज्यादा बज गए, स्कूल की छुट्टी होगी, लेट हो गए, क्यों नहीं आई। तो ये कानून का राज है, ये सबसे बड़ा इसका प्रमाण है। तो हमारा जो 2025 में एजेंडा है, 7 निश्चय पार्ट 2 और अब विकास और सिर्फ विकास। अब बिहार को मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में एक समृद्ध और विकसित बिहार बनाना, यही हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। क्या हम 5वीं बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री देख सकते हैं? जबकि ऐसे में न्यूज 18 इंडिया के इंटरव्यू में गृह मंत्री का जो बयान आया था, मैम आप भी देखे होंगे, उन्होंने कहा था कि हमारा अभी मुख्यमंत्री का डिसीजन चुनाव के बाद होगा, अमित शाह जी ने कहा था। और तो क्या हम 5वीं बार, मुख्य सवाल ये है कि क्या 5वीं बार हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? देखिए, एक चीज आप मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले एनडीए के तमाम घटक दलों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारा शानदार जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रत्येक जिले के जिले सम्मेलन में 5 हमारे घटक दलों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष इसी नारा के साथ संबोधन शुरू करते थे, 2025 से 2030 फिर से नीतीश 225। तो अब एक चीज बताइए कि अब इससे बड़ा क्या एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्या कमिटमेंट हो सकता है कि इसी स्लोगन के साथ किसी भी सभा का हम संबोधन करें। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ी चीज है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जनता का आशीर्वाद, जनता के मैंडेट से बनते हैं। और ये सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ सबका विकास, सुशासन, आधारभूत संरचना, बेटियों के भविष्य का निर्माण, जो हमारा अनुसूचित तबका, अनुसूचित जाति तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, तमाम वर्गों को जो उन्होंने विकास की मुख्य धारा में लाया है, ये सब बहुत बड़े आधार है जनता के विश्वास को हासिल करने के लिए। और 2005 से तो लगातार ये चीजें बिहार की आवाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद देती रही है। आपको मैं याद दिला दूं, जब लोकसभा का चुनाव था तो हमारा विपक्ष चिल्लाता था कि 2000 लोकसभा चुनाव के बाद
हमारे माननीय नेता खत्म हो जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, भगदड़ मच जाएगा। सबसे ज्यादा सीटें, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसका रहा? बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलते हैं तो उसका जवाब देने के लिए बिहार की आवाम खड़ी है। तो कार्यकर्ता और किसी नेता की जरूरत नहीं, बिहार की जनता अपने मत के माध्यम से इस चीज को करती है। आप देख लीजिए कि स्ट्राइक रेट हमारा कितना अच्छा रहा। तो तमाम बातों का जवाब जो है ना डेमोक्रेसी में जनता स्वयं दे देती है। अब बिहार की जनता हमेशा इस बात का जवाब देती रही। उनका भविष्य, उनका मुस्तकबिल, उनका डेवलपमेंट, उनकी रक्षा, उनका सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में महफूज है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2005 के पहले जो बिहार था वो हम सबने देखा है और क्या स्थिति बिहार की थी। और मैम जितनी भी बातें अभी कही है वो बिल्कुल सही है। अगर बिहार की अगर आज कोई पहचान है तो उस पहचान की सबसे बड़ी वजह जो है वो नीतीश कुमार जी ही हैं। और मैम ने जो अभी बड़ी छुपाते हुए जवाब दिया है, इसका अर्थ हम आपको क्लियर कर देते हैं कि जवाब यही है कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे बिहार में। क्योंकि मैम का जनता के द्वारा जो मैंडेट मिल रहा है तो जनता तो निश्चित तौर पर बिहार की जो स्ट्राइक रेट है इनकी बहुत ज़्यादा है और बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही पसंद करती है। अभी भी नीतीश कुमार सबके चाहते हैं। तो मैम हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को बिहार में आपकी बड़ी सहयोगी पार्टी बीजेपी आपके वोट के पाने के लिए आपको सहयोगी बनाई है, या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की बात बताई जा रही है जबकि मुख्यमंत्री बनाने पर अभी भी सस्पेंस है? इसका जवाब आप एक तरफ से दे चुके हैं और तो इसलिए अभी सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्लियर यही है कि नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर मैम के अनुसार एनडीए के चेहरा है और जदयू जो मान करके चल रहा है वो यही मान करके चल रहा है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बिहार के हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर क्लैरिटी नहीं है। हालांकि फाइनली अब तक की रिकॉर्ड, अगर पिछले रिकॉर्ड 20 वर्षों का देखा जाए तो बीजेपी हमेशा हर चुनाव से पहले ऐसे कहते आई है, लेकिन फाइनली जाकर के जो गेंद होती है वो नीतीश कुमार के पाले में ही गिरती है। इसलिए एक चीज मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि ये मेरा कहना नहीं है, तमाम हमारे घटक दलों के, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के 2-3 दिन पहले पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, वहाँ एजेंडा में रेजोल्यूशन में कि हम नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में चुनाव चाहें। तो ये मेरा कहना नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो हमारे घटक दल है उनकी ये पूरे एजेंडा में कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में जाएंगे। जी मैम, तीसरा सवाल हमारा ये है कि आप अपनी पार्टी के लिए बीजेपी को कितना वफादार मानते हैं? और देखिए बिल्कुल 100% अगर वफादारी नहीं रहती तो आज बिहार इतना बदहाल बिहार, जंगल राज वाला बिहार, ये वो बिहार जो देश के ऊपर बोझ बन गया था, बिहारी कहलाना शर्म की बात हुआ। तो ये हम लोगों के बीच में आपस में एक ट्रस्ट, कमिटमेंट और कहीं ना कहीं बिहार को विकसित समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में हमने मिल करके काम किया है, तब आज ये बिहार विकासशील बिहार बन सका है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही बेमानी होगा कि हम कितना उन्हें विश्वसनीय मानते हैं। आज अगर बिहार इतना आगे बढ़ा है, राष्ट्रीय पटल पे आया है, इनकी हमारी योजनाओं का अनुसरण दूसरे राज्यों ने किया है, जीविका का अनुसरण राष्ट्र ने, केंद्र सरकार ने आजीविका के रूप में किया है, तो ये हम दोनों की, हम तमाम घटक दलों के परस्पर विश्वास, परस्पर कोऑर्डिनेशन, परस्पर अंडरस्टैंडिंग का ही वो नतीजा है। तो ये मुझे लगता है कि अब विश्वसनीयता या इन सारी चीजों को लेकर के बहुत उचित नहीं होगा। ये उसी का परिणाम है कि आज बिहार बदहाल बिहार से आज विकसित बिहार और विकासशील बिहार और विकसित बिहार बनने की दिशा में बढ़ रहा है। चलिए मैम, ठीक है, जवाब बिल्कुल सही। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले चुनाव में महागठबंधन को आप किस नजरिए से देख रही हैं? जबकि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो सारे तेजस्वी यादव के पक्ष में दिख रहे हैं। ऐसे में आप महागठबंधन के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज कि हम लोगों का संकल्प क्या है? 225 और एनडीए का लक्ष्य क्या है कि 2010 में जो हमने सीटें हासिल की थी, लोगों का विश्वास हासिल किया था, उस रिकॉर्ड को भी हम बीट करेंगे। उससे भी ज्यादा हमें सीटें हासिल होंगी क्योंकि हमने काम किया है। तो महागठबंधन को मैं देख रही हूँ कि 2025 में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है और वो डबल डिजिट में भी नहीं आ पाएंगे। और इसकी शुरुआत, इसकी बानगी बिहार के आवाम ने कर दी है। बाई इलेक्शन अभी हाल में चुनाव हुए थे, 4 सीटों पे इलेक्शन हुए थे,
3 जगहों पे उनके विधायक थे, और जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि चारों सीटों पे वहां की जनता ने एनडीए के प्रत्याशी को चुना। तो इसकी शुरुआत तो बिहार की आवाम ने दे ही दिया। 2025 में ही रहेगा, डबल डिजिट में भी आना इनका मुश्किल हो जाएगा। कहीं उसके लिए ये जो वोटर वेरिफिकेशन का चुनाव आयोग का ये चल रहा है, जैसे कि अब तक चुनाव आयोग पर ये आरोप लगते रहा है कि पिछले 11 सालों से कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और पक्षपात कर भी रहा है केंद्र में सत्ता लाने के लिए। और जो पिछले महाराष्ट्र में रिपीट हुआ, दिल्ली में देखने को मिला कि एकाएक वोटर की बाढ़ आ गई, और महाराष्ट्र में ऐसा देखने को जो एडल्ट पॉपुलेशन थी उससे कहीं ज्यादा मतदाता दिखे आपको चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में। तो ये सारे सवाल जो इस तरह के आ रहे हैं वो चुनाव आयोग के ईमानदारी पर तो जरूर सवाल खड़े करते हैं। मैम, बेबाकी से पूछना हमारा काम है, और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का रवैया जो है वो संदिग्ध है हमारी नजर में। लेकिन आप जो भी कहें तो कहीं डबल डिजिट में महागठबंधन को न पहुंचाने की ये भी एक रणनीति तो नहीं है। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज, जब आप इलेक्शन कमीशन से संबंधित सवाल आप पूछ रहे हैं तो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इन सारी बातों के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका जो जवाब, बेहतर जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। मैं उसकी कोई प्रवक्ता नहीं हूँ कि उसके बिहार में पहली बात। दूसरी चीज है कि ये कोई पहली बात नहीं है कि मतदाता सूची में उसमें संशोधन या उसको सुधार किया जा रहा है, पहले भी होते रहे हैं। विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है, 2003 में जब संशोधन हुए थे तब तो विपक्ष उस टाइम उसके साथ था। 2003 तक जिनकी मतदाता सूची में नाम है उनमें कहीं भी उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये जो कर रहा है संशोधन, इन अकॉर्डेंस विद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अनुसार कर रहा है। उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है कि जो अवैध मतदाता हैं या जो जिनको नहीं होना चाहिए उनके भी नाम इसमें और रहते भी हैं, पता चलता है कि वो मर चुके हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, या वो 2-2 जगह नाम होते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है कि वैसे वोटर्स को हम स्क्रूटिनाइज कर करके उनको बाहर करें? लेकिन एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है अननेसेसरी। हाँ, इस बात को मैं स्वीकार करूंगी कि कुछ चीजें जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, इनको आना चाहिए, हम लोगों ने सुझाव दिया हुआ है, जनता दल यूनाइटेड ने सुझाव दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें सहयोग हमें करना चाहिए, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, और इस दिशा में हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 8 तारीख को साइकिल के माध्यम से जागरूकता हम अभियान भी चलाने वाले हैं। तो जरूरत है कि पैनिक ना किया जाए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर विपक्ष को किसी बात की दिक्कत है तो वो सजेशन और वेलकम, और इलेक्शन कमीशन तो सारे सजेशन को वेलकम कर रहा है, उनको करना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हम सभी के लिए एक चुनौती है कि जो हमारे वोटर नहीं है, जो मौजूद नहीं है फिजिकली, वो वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो इस बात की प्रबल संभावना होती है कि कहीं कोई बोगस वोटिंग न करे। तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि एक सही वो मतदान करा सके, और मतदान की जब बात करते हैं तो मतदाता सूची बहुत अहम कड़ी होता है उसका। जो अभी इलेक्शन कमीशन का आया है कि 26 जुलाई तक बीएलओ जो है उनको सारे फॉर्म देना है, और प्रीव्यू जो वोटर लिस्ट है वो 30 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। फाइनली 30 सितंबर तक माने मुख्य रूप से वोटर लिस्ट आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि 1 महीने में चुनाव आयोग ये सब काम कर सकता है? देखिए, ये बात मैं सहमत हूँ आपसे इस बात से कि बहुत शॉर्ट पीरियड है, इसको पहले या लोकसभा चुनाव के पहले या उसके जस्ट बाद ही करना चाहिए। लेकिन ये निर्णय इलेक्शन कमीशन का है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ, मतलब बिहार के नागरिक होने के नाते चूंकि यहाँ हो रहा है, तो ये तो जरूर जो लोगों से हम लोग के क्षेत्र में जा रहे हैं बातें हो रही हैं, ठीक है कि पीरियड थोड़ा सा शॉर्ट जरूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अगर इस चीज को तय किया है तो उसको विश्वास है कि वो इन सारी चीजों को करा लेंगे। जी मैम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ये कर रहे हैं, आपकी मुख्य सहयोगी पार्टी जिस ऑपरेशन सिंदूर पर बिहार में वोट बटोरने की कोशिश में लगी है, उस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक शब्द में पूछूं कि क्या ये जायज है या नाजायज, तो आप क्या कहेंगे? ये सवाल राजनीतिक इस्तेमाल का क्या मतलब है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो घिनौना घटना घटित हुआ था इसी बिहार की सरजमी से,
मधुबनी से उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला नहीं। मिट्टी में मिला दूंगा, और ये सोचे भी नहीं होंगे कि उनका क्या हासिल होगा, कल्पना भी उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन क्या वो 5 पकड़े गए, मिट्टी में मिल गए ना? नहीं, जिस तरह से स्ट्राइक हुए पाकिस्तान मिट्टी में मिल गए नहीं। देखिए हमारा जो सर्च स्ट्राइक हुआ था, हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था ये कार्रवाई जो है आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। और जो हम लोग को दिखा, फुटेज दिखा, वीडियो दिखा, या देश में जो माननीय गृह मंत्री जी ने आकर का, और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आतंकी ठिकानों में देश की हमारी सेना ने अपने शौर्य, अपने जाबाजी का परिचय देते हुए, अपने राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का परिचय देते हुए किस तरह से नेस्ता नाबूद कर करके रख दिया। क्या हमारे देश के सेना के उस गौरव को, राष्ट्र के उनके शौर्य को क्या देश उसको नहीं सेलिब्रेट कर सकता, करे? एक मिनट, क्या उसको सैल्यूट हम नहीं करें? क्या हम भारत माता की जय नहीं करें? क्या अपने जवानों के ऊपर फक्र हम नहीं करें? क्या अपने जवानों के शहादत को हम नमन नहीं करें? अगर ये हम करते हैं, देशवासी करते हैं, तो इसको राजनीतिक तौर पे लेना, मुझे नहीं लगता है कि ये उनके साथ न्याय होगा जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया है, जो अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने जान की वो बाजी लगा देते हैं। तो देश जो है अपने सेना के उस शौर्य को, उस बलिदान को नमन किया, वो सैल्यूट किया, गौरवान्वित हुआ। और इसे मुझे लगता है कि इसे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि राजनीतिक के नजरिए से। लेकिन मैम यहाँ पर जो सवाल मेरा ये था कि राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा अभी की सरकार पर, जो उस समय भी एनडीए की सरकार ही थी 99 में, जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उस समय कारगिल हुआ था। तो कारगिल के दरमियान जब हमारी फौज ने अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया था और विजय हुआ था, उसके बाद वाजपेयी जी जब मिलने गए थे सेना के अधिकारी से, तो सेना के एक अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि सर आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है, एक आग्रह है, एक विनती है कि आप कम से कम इस कारगिल ऑपरेशन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसकी वजह ये हुई कि तुरंत बाद चुनाव हुआ था और वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किए थे। लेकिन आपकी सरकार अभी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार पर सेना ऑपरेशन सिंदूर अपना शौर्य, अपने पराक्रम को उस एक ब्रांड बना करके बेचना चाह रहे थे। बहुत सारे उद्योगपति उसके लाइन में थे, खड़े थे खरीदने के लिए, और उस पैसे का इस्तेमाल सेना के शहीद फैमिली के मतलब वेलफेयर में जाने वाला था, और उस चीज को आपकी सरकार ने रोक दिया कि नहीं, वो ब्रांड बेचा नहीं जाएगा, और उसके बाद सब राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। ये गलत नहीं है? राजनीतिक इस्तेमाल क्यों बिहार में वोट मांगा जा रहा है, तो ये राजनीतिक इस्तेमाल अभी वोट मांगा कहा जा रहा है? बिल्कुल धनाधन 5 साल तक पिछले, जब 24 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी को बिहार याद नहीं आ रहा था, अभी महीने भर के अंदर में 3 बार प्रधानमंत्री जी बिहार आ गए। नहीं, आप किस कार्य से आए हैं? आप प्रधानमंत्री जी की बिहार यात्रा, ये तो हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल। पहले सुन लीजिए, ये वही बिहार में इलेक्टेड बिहार था। ये बिहार ऐसा बिहार था जो गरीब ही नहीं, मतलब बहुत ही अत्यंत दयनीय स्थिति में था। इस बिहार के साधन संसाधन को, इस बिहार के मिनरल्स का जिस तरह से उस वक्त की केंद्र सरकारें, कांग्रेस की सरकारें थी, दोहन कर करके बाकी राज्यों को समृद्ध बनाया गया। कभी बिहार केंद्र के, मुझे नहीं लगता डेवलपमेंट के मामले में कभी बिहार उनके एजेंडे में रहता होगा। ये हम लोगों के लिए तो गर्व की बात है। हमें जहां अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, वहां हम उनके इस दौरे पे सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अपने आप के बारे में बिहारी सोचने की जरूरत है। अगर देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो उनका वो सरकारी कार्यक्रम होता है, लोगों को, हजारों लाखों लोगों को वो वितरण करते हैं, वो योजनाओं को यहाँ पे देते हैं। इसके लिए उनके कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होते हैं। आप इस चीज को समझे उनके दौरे, तो ये तो अच्छी बात है ना। यहाँ लोग इंतजार करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा जनप्रतिनिधि आए, और यहाँ जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, करोड़ों, हजारों, करोड़ों की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहा है कि आप जैसे पत्रकार भी जो इस सवाल को लेने के लिए कहीं ना कहीं बात नहीं पत्रकार पर
हमारा सवाल करना हमारा काम है। नहीं वो बिल्कुल सवाल मतलब बाध्यता हुई ना कि विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया। मैं आपकी इसमें नहीं सवाल उठा रही, एक विपक्ष ने जो एक प्रोपेगेंडा एक नैरेटिव सेट किया है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जा रहा है, मीडिया हमारे बंधु हो जा रहे हैं कि सवाल लिया जाए। तो ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि जो बिहार कभी नेग्लेक्टेड था, प्रधानमंत्री जी का आना तो दूर, कभी उनके दिमाग में भी बिहार नहीं हुआ करता था, आज ये वो बिहार है जहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो केंद्र के सहयोग से बिहार हमारा विकसित बिहार बन रहा है। तो विपक्ष की तो पेट में दर्द होना ही है ना, किंतु परंतु जैसे 50 सवाल करें, लेकिन इन सारी चीजों से होना नहीं है। 2025 से जो 2030 होगा हमारी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोजगार के लिए डेडिकेटेड होगा, यहाँ पे औद्योगिकीकरण के लिए डेडिकेटेड होगा, जिसमें हमारा केंद्र की सरकार जो है वो पूरी तरह से सहयोग कर रही है। उसके सहयोग से हम विकसित और समृद्ध बिहार बनेंगे। मैम का मुख्य तौर पर कहना ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो इस्तेमाल हो रहा है वो होना चाहिए। और हम एक बात अभी क्लियर करना चाहेंगे कि गोदी मीडिया जिसको हम लोग रोज बोलते हैं अपने न्यूज के माध्यम से, कि गोदी मीडिया तो मैम वास्तविक सवाल पूछ नहीं सकती है, वो स्क्रिप्टेड बहुत अच्छे पत्रकार, इसलिए मैंने कहा स्क्रिप्टेड रिपोर्ट वो दिखाती है। लेकिन वो दमखम हम लोग जैसे 8-10 ही देश में है जो बेबाकी से किसी से कोई सवाल कर सकते हैं, हमें कोई गुरेज कोई परहेज नहीं है। इसीलिए हमने ये पूछा क्योंकि हमारे नजर से हमने वाजपेयी जी का दौर देखा है और वाजपेयी जी की उस जो विश्व पटल पर जो फिगर है आज कि अभी तक वाजपेयी जी के जैसा कोई फिगर नहीं है पूरे विश्व में, चाहे किसी की भी चर्चा कर ली जाए। तो वाजपेयी जी चुनाव हार गए सिर्फ ऑपरेशन कारगिल का आज जिक्र न करने की वजह से, जबकि वो चाहते थे तो राजनीतिक इस्तेमाल करके जीत सकते थे। हार के देखिए, चुनाव जीतने और हारने के सो मेनी फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता, कोई एक कारण नहीं होता। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कहना कि मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग विषय से विषयांतर हो जाएंगे।